नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल हमारी कुछ व्यक्तिगत रूप से कुछ 10-5 लोगों से बात हो रही थी। कहीं मैं गया था तो बातों बातों में ये बात उठी कि मैंने कहा भाई देश विभाजन जो आज़ादी के दिन की जो आज़ादी दिवस के साथ जुड़ा हुआ है वह एक ऐसी त्रासदी है इस मुल्क के लिए जो कि कभी भी भुलाई नहीं जा सकती और उसमें सिर्फ आज़ादी का एक आवरण दिया गया है, लेकिन कितनी साजिशें की गई हैं ये देश को जानना बहुत 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 जरूरी है। तो ज़्यादा वक्त नहीं था क्योंकि जो साजिशों का मैंने उसका खुलासा यानी वो सीमित वक्त में, सीमित समय में वो संभव होता भी नहीं है, लेकिन बातों बातों में जब उनके सामने ये बात आई कि यानी आज़ादी का नाम जो दिया गया और फिर जो है और सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए इन दो देश के जो दुश्मनों जो दो देश के दुश्मन गद्दार थे जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी ने सिर्फ नेहरू को सत्ता दिलाने के लिए देश विभाजन की एक बहुत बड़ी साजिश की और इसके बाद इस बात फिर बात होते होते जब इस पर आए कि भाई देश बांटने का प्रस्ताव खुद कांग्रेस पार्टी ने पास किया हुआ है। अब तो शायद एक अखबार की कटिंग भी सर्कुलेट हो रही है कि 17 जुलाई 1947 को जो है कांग्रेस ने इसकी जो है वो विभाजन की संस्तुति दी है। तो उसने विधिवत जो है कांग्रेस ने देश बांटने का प्रस्ताव पास किया हुआ है। इस बात को सुन करके वो जो 8-10 लोग थे कहे कि तो उन्होंने ये कहा कि यह बात तो हम लोगों को मालूम ही नहीं है, जबकि काफ़ी हम लोग मैंने देश विषय में काफ़ी मैंने इस तरह से जानकारी रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह बात कि कांग्रेस ने खुद देश बांटने का प्रस्ताव वो पास किया हुआ है तो
तो सवाल ये उठा कि साहब जब कांग्रेस ने खुद ही देश बांटने का प्रस्ताव पास किया हुआ है तो फिर ये क्या जो है ये रट और हवा खड़ा किया जाता है कि जिन्ना ने बांटा, जिन्ना ने बांटा, जिन्ना ने बांटा। माने कि यही तो समझने की जरूरत है। जिस कांग्रेस ने खुद देश को बांटने का प्रस्ताव पास किया हुआ है वह पूरा इल्जाम जो है एक तो साजिश किया, आज़ादी का नाम दिया, सत्ता की जो है वो छीना झपटी थी और देश को बांटा। तो देश को बांटने की साजिश। और जो ये मोहनदास करमचंद गांधी था, एक और देश को झूठी दिलासा दे रहा था कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। देश ने काफी भरोसा किया कि भाई ये देश बढ़ने नहीं देगा। जब कह रहा है कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा तो किसी भी हालत में। और यही गांधी जो है नेहरू और जिसके पक्ष में एक भी कांग्रेसी नहीं था, पूरी साजिश कर रहा था। और ये मोहनदास करमचंद गांधी खुद कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य ही नहीं था, लेकिन पूरी कांग्रेस को पूरा अपने कब्जे में लेकर के उसको डिक्टेट करके नेहरू के पक्ष में वो माहौल बना रहा था। बात आकर के जो फंस गई इनके साथ, जिन्ना साहब के साथ। जिन्ना साहब ने भी जो है प्रधानमंत्री पद का दावा किया था। तो ये बांटने की जो साजिश है ये जो है वो इन दोनों ने की, ताकि वो जिन्ना जो उनके सत्ता हथियाने के रास्ते का रोड़ा बन गए थे, तो उनको शांत करने के लिए, उनका मुंह बंद करने के लिए उनकी ये साजिश थी। और जिन्ना की सबसे बड़ी गलती है कि जब उन्होंने पूरे देश के प्रधानमंत्री पद का दावा किया था तो वो पाकिस्तान की बात पर कैसे मान गए। ये गलती तो उनकी है। तो खैर बांटने की साजिश की है। मतलब कि एक और वो गांधी देश को कह रहा था कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, दूसरी वो खुद देश को बांटने की साजिश भी कर रहा था। और देश ने काफी भरोसा किया था कि भाई कि ये जब ये कह रहा है कि भाई पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, तो जैसा कि इसके पहले रहा है कि वो किसी बात पर की जिद पर जो है वो अड़ जाता था, तो वो धरने पर बैठ जाना, आंदोलन करना, अभियान चलाना और आमरण अनशन करना, यहाँ तक कि जान भी दे देना। तब भी जो है जो आश्वासन दिया है कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, तो देश को किसी भी हालत में बढ़ने नहीं देगा। ये इस तरह का देश ने भरोसा किया। और जबकि वास्तविकता ये थी कि वो खुद ही साजिश कर रहा था देश को बांटने का, सिर्फ नेहरू को सत्ता दिलाने की। तो इतने बड़े विश्वास को तोड़ा इसने, मोहनदास करमचंद गांधी ने, और इतना बड़ा विश्वासघात। तो वो आज़ादी का दिवस नहीं है, बल्कि बहुत बड़े विश्वासघात का दिवस है। तो लोगों ने कहा कि जब ये कांग्रेस ने खुद देश बांटने का प्रस्ताव पास किया हुआ है, तो फिर किस तरह से वो जिन्ना को इसका जिम्मेदार बनाने का जो एक हवा, एक हाइप, एक झूठी कहानी कि जिन्ना ने बांटा, जिन्ना ने बांटा, मान के ये तो देख लीजिए, ये तो देखने की बात है। तो वो लोग कहते हैं कि भाई तब पूरे देश के लोगों को चाहिए कि इन जेएनपीसी वालों से पूछे कि जब तुमने खुद देश को बांटने का प्रस्ताव पास किया हुआ है, तो फिर इसका इल्जाम किसी और के सिर पर या जिन्ना साहब के मथे पर कैसे मर सकते हो।
क्यों ये झूठ बोल रहे हो? क्यों ये झूठी और अफवाह का बाजार जो है वो बनाए हुए हो? तुमने खुद देश को बांटा, तुमने खुद जो है यानी तुमने खुद जो है भारत विभाजन का प्रस्ताव वो पास किया हुआ है। अब वो इस देश को जिन्ना नहीं बांटा। तो मैंने कहा यही नहीं, उस प्रस्ताव का विरोध जो है सिर्फ एक ही आदमी ने किया था, वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। इस तथ्य को भी सब ने वो दबाया हुआ। और फिर आगे उन्होंने बताया कि कांग्रेस की इस कुकृत्य पर, हालांकि बताया गया कि कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थी वास्तव में, बाद में ये बात सही है। वो तो जो गांधी कांग्रेस को दबाव में लेकर और क्या क्या झूठ बोला कि ये नेहरू जो है वो माउंटबेटन के आगे धमकी दिया कि भाई ये हमको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया तो मैं कांग्रेस को तोड़ दूंगा। तो कांग्रेस के टूटने का खतरा आ गया है। और मोहनदास करमचंद गांधी माने उस कांग्रेस की कार्य समिति में बताया कि भाई कांग्रेस का इसमें टूटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा, तो कांग्रेस को हर हालत में बचाना जरूरी है। अब ये समझा ले गया और कांग्रेस को माने टूटने से बचाने के लिए देश को बांटना जरूरी है। कहने का मतलब वो ये समझा ले गया कांग्रेस की कार्य समिति के सदस्यों को या कांग्रेस को कि वो नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना जरूरी है, इसलिए कि कांग्रेस के टूटने का खतरा है और उसको प्रधानमंत्री बनाने के लिए यानी जो है और कांग्रेस को टूटने से बचाने के लिए ये जरूरी है कि देश को बांटा जाए, इसलिए कि कांग्रेस का बंटना जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कि किसी ने ये नहीं पूछा उस समय कि क्या कांग्रेस देश से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देश से ऊपर है। लेकिन अब वो लेकिन इस तरह से दबाव डालने में, समझाने में कामयाब हो गया कि कांग्रेस को बचाना जो है देश को बचाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा जरूरी है। इसलिए देश को बांट करके कांग्रेस को बचाना ज़्यादा जरूरी है। इस तरह से जो है कांग्रेस को दबाव में लेकर के समझाने में और उसको इस तरह से उसको सहमत कराने में ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी वो कामयाब हो गया और इस तरह से जो है वो प्रस्ताव पास हुआ। एक ही आदमी ने विरोध किया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, और इसे यानी कुकृत्य पर, देश बांटने के प्रस्ताव के कुकृत्य पर वो महान राष्ट्रवादी सैफुद्दीन किचलू साहब ने बहुत इस कांग्रेस को लताड़ा था। तो ये सारे तथ्य जो है तो वो मजमा कर रहा था कि ये सारे तथ्य जो है बिल्कुल दबाया गया, छिपाया गया। मतलब यही तो है, देशभक्ति के जितने भी वाकयात हैं, देशभक्ति मैंने का जज्बा जो है वो जिन लोगों ने पैदा किया उन सारे को दरकिनार करके इन देश के अनेक घोर गद्दारों को इन सबों ने देश के ऊपर एक आदर्श के रूप में थोपा। तो ये मजमा तो वो कह रहे थे कि भाई
ये सभी देशवासियों को चाहिए कि भाई कि इस जेएनपीसी से सवाल कराएं कि जब तुमने खुद देश को बांटा हुआ है, तुमने खुद देश को बांटने का प्रस्ताव पास किया हुआ है, तो फिर इसका इल्जाम किसी दूसरे के सिर पर या जिन्ना साहब के सिर पर कैसे मर सकते हो? बिल्कुल सही है। पूरे देश के लोग कम से कम इन कांग्रेसियों से नहीं, सबसे अधिक इसे बीजेपी से भी पूछें कि तुम क्यों वो छिपा रहे हो? तुमने क्यों नहीं ये कहा कि भाई ये कांग्रेस ने खुद जो है देश बांटने का प्रस्ताव पास कर चुकी है, तो तुम भी जो वो रट लगाते हो कि इस देश को जिन्ना ने बांटा, यही नहीं, इस कदर सब जो है एक हवा वो बनाए हुए हैं और उस हवा को हमेशा जो है वो जिंदा रखते हैं, उस हवा को हमेशा जिंदा रखते हैं, हमेशा उसको हमेशा उसका हवा देते रहते हैं। आतंकवादियों को बोलते हैं जिन्ना की सेना। जितने आतंकवादी आते हैं पाकिस्तान की ओर से उनको बोलते हैं जिन्ना की सेना। ये टीवी चैनल वाले, खास करके जी न्यूज़ वाला, तो जी न्यूज़ वाले को जी न्यूज़ को भी का भी मुंह जो है वो काला करना चाहिए। सबसे अधिक जो है जो मुंह काला करना चाहिए जी न्यूज़ वाले का, जो कि आतंकवादियों को बोलता है जिन्ना की सेना। बल्कि जितने भी आतंकवादी हैं सच्चे रूप में जो है वो वास्तव में गद्दार नेहरू की सेना है। अब जो जितने भी कश्मीर में आपको दिखाई देते हैं जो कि पाकिस्तान परस्त हैं, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती और भी है, गुलाम नबी आज़ाद, जो भी है, ये गद्दार नेहरू की ब्रिगेड है, ये गद्दार नेहरू की सेना है। और उसमें जितने भी जम्मू कश्मीर में जितने भी अलगाववादी हैं, जितने भी आतंकवादी हैं, जितने भी पाकिस्तान परस्त हैं, वो सब के सब जो है उपज और सेना जो है वो गद्दार नेहरू की है। इसलिए देश को चाहिए, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को चाहिए कि जो भी आतंकी आते हैं पाकिस्तान की ओर से, उनको शुद्ध रूप से ये जाने कि ये गद्दार नेहरू की सेना है। इसलिए कि उसी ने पाकिस्तान बनवाया और उसी से आतंकवाद पैदा हुआ, तो वो सेना किसकी है? गद्दार नेहरू की, न वो जिन्ना की सेना है। तो आइए कुछ और भी कड़वे तथ्य पर विचार कर लेते हैं। तो इतनी खतरनाक जो जीएनपीसी है, अब उसमें वो आकर के शामिल हो गया, वो तत्व जो है, तत्व नहीं बल्कि वो घोर गद्दार आखिर कहाँ जाएगा? जो घोर गद्दार संगठन है, जो घोर देश का दुश्मन है, उसी में आएगा वो। तो सुनने में आया कि वो कन्हैया कुमार, जिसने जेएनयू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रांगण से खुलेआम नारा लगवाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। ये जो है वो नारा लगवाया, और नारा नहीं थे उस समय की मंशा रहती है, ये सिर्फ नारा नहीं, नारा तो बने उनकी हिम्मत है, लेकिन जो उनके मन की बात है वही सामने आए। वो तो हिम्मत की, और हिम्मत क्यों है कि जो ये कायर बैठा हुआ है ये प्रधानमंत्री, ये मोदी, इसी कारण से जितने भी देश के दुश्मन हैं, जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं, सिर्फ कन्याकुमारी नहीं, एक पत्रकारों का गिरोह है, और काफ़ी पत्रकारों का गिरोह है, मीडिया का गिरोह है, बौद्धिक वर्ग का गिरोह है,
भारत विरोधी, देश के गद्दार, उनके हौसले और वो भारत विरोधी गतिविधियों में बिल्कुल निर्बाध रूप से बेखौफ जो है बिल्कुल सक्रिय हैं, दिन रात लगे हुए हैं। वो ये कायर मोदी के तत्वाधान में, उसके संरक्षण में, उसकी शर्त, ये जितने भी टीवी चैनल हैं, एनडीटीवी, न्यूज़ 24, ये घोर गद्दार हैं इस देश के, और उसके पत्रकार भी आज तक है। इनमें बीजेपी के लोग बिल्कुल बेरोक टोक सहर्ष इसमें भाग लेते हैं। यही तो बीजेपी की सबसे बड़ी गद्दारी है कि इन गद्दार चैनलों में बेरोक टोक, बगैर और बेहिचक, बगैर किसी संकोच के इसमें खुशी खुशी भाग लेते हैं। यही तो असली पहचान है बीजेपी की, यही तो असली पहचान है राष्ट्रवादी बीजेपी वालों की। राष्ट्रवाद की बात करने वाले, राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए, राष्ट्रवाद का दम भरने वाले, यही की पहचान है कि देश के दुश्मन चैनलों में, एनडीटीवी में, आपका न्यूज़ 24 में, इस तरह के चैनलों में बिल्कुल बेहिचक भाग लेते हैं। तो जिसने नारा लगवाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। कन्हैया कुमार अब वो अपने जो कन्हैया कुमार का जो चरित्र है, जो उसकी मंशा है, वो उसी ठिकाने में पहुंच गया जो उस संगठन का भी यही चरित्र है कि इसने ही टुकड़ा करवाया और आज भी लगा हुआ है कि इसके टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जो है इस कांग्रेस की प्रयास या जंग जो है बिल्कुल जारी है, भारत की बर्बादी तक। तो जैसा चरित्र जो है कन्हैया कुमार का है, वही चरित्र जो है इस कांग्रेस का भी। और वैसे भी जब कन्हैया कुमार ने ये नारा लगवाया तो ये गद्दार राहुल गांधी ने खुलेआम समर्थन किया था, संसद के बाहर भी, संसद के अंदर भी। तो ये अपने बिल्कुल पात्र ठिकाने में आ गया है। ये गद्दार कन्हैया कुमार, घोर गद्दार, जिसने कि वो नारा लगवाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। तब भी लोगों का खून बिल्कुल शांत है और इस जेएनपीसी की सभाओं में लोग भाग लेते हैं, नारे लगाते हैं, गद्दार राहुल के समर्थन में नारे लगाते हैं। यही तो दुखड़ा है इस देश का। और अब इसके बाद ये सुनने में आया है कि वो फेसबुक पर देखा गया कि ये गद्दार कन्हैया कुमार गुजरात में जिग्नेश मेवानी के साथ कोई भाषण कर रहा था कि हमने जो है इस तरह का कोई नारा वारा नहीं लगवाया, ये गलत वीडियो बना करके उसको मार्फ करके और हमको शामिल किया गया। वो तो हर एक अपराधी, हर एक इस देश का गद्दार, इस देश का दुश्मन जो है वो यही बोल सकता है और यही बोलेगा। जो जेएनपीसी है सिर्फ इस देश की गद्दारी नहीं है, सबसे बेइंतहा झूठ बोलने वाली और अफवाह फैलाने वाली। तो उसी चरित्र की जो है उसी चरित्र का भरपूर जो है वो ट्रेंड या दीक्षा लिए हुए, ट्रेनिंग लिए हुए और वो इस तरह के सभी अवगुणों से संपन्न झूठ बोलना वो कन्हैया कुमार ने अभी से शुरू कर दिया कि कह रहा है कि नहीं, मेरा गलत वीडियो बनाया गया और उसको मार्फ किया गया, मैं उसमें शामिल नहीं था। लेकिन
ये चीज़ें जो है, इस कायर जो प्रधानमंत्री बैठा हुआ है हमारा मोदी, उसकी वजह से जो है इतने बड़े देश के गद्दार जो कि सरेआम कह रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, वो तब से जो है देश में बिल्कुल बेरोक टोक निर्बाध रूप से अनब्राइडल्ड वो घूम रहा है देश में। और शायद सुनने में आ रहा था कि काफ़ी उसको कलेक्शंस भी आए, फंड भी आए घूमने घामने के लिए। और अब तो जो है वो उस संगठन में शामिल हो गया जिसने कि इस देश को मैंने बेइंतहा इस देश को लूटा है, बेतहाशा इस देश को लूटा है। तो और सिर्फ कन्हैया कुमार की गद्दारी की बात नहीं है। जब उसने नारा लगवाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, इसी को मैंने जो है भारत की संवैधानिक प्रक्रिया जो चुनाव होता है उसमें भाग लेने के लिए इन गद्दार कम्युनिस्टों ने उनको 2019 का संसदीय चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी दिया था बेगूसराय बिहार से। देखिए ना, ये सारा जो है मोदी जी जो कायर बैठे हुए हैं उनके संरक्षण में, उनकी शर्त से हो रहा है। और फिर कन्हैया कुमार के बाद और लोगों को गद्दारी करने का तांता लग गया। फिर वो बॉलीवुड से जो है गद्दार जावेद अख्तर और उसकी बीवी शबाना आजमी, स्वरा भास्कर और भी जो है और एक आध और आए थे सर इसके अर्नब नहीं, और जो है ये कन्हैया कुमार का जो संसदीय चुनाव था बेगूसराय बिहार में, उसके चुनाव प्रचार के लिए सब आए थे, जावेद अख्तर और शबाना आजमी, ये दो गद्दार। और जावेद अख्तर की गद्दारी तो और भी आई, क्योंकि जब जो है वो तालिबान का वो अपरोक्ष रूप से घुमा करके समर्थन किया कि तालिबान और आरएसएस वो लगभग ये बराबर है। तो यह भी एक तालिबान को समर्थन करने का एक घिनौना तरीका है। लेकिन वो जावेद अख्तर का विज्ञापन अभी चल रहा है, तो जो कंपनियां उससे विज्ञापन करवा रही हैं वो भी उतनी ही गद्दार हैं इस देश की। जो टेलीविजन वाले गद्दार जावेद अख्तर का विज्ञापन दिखाते हैं वो भी उतने ही गद्दार हैं। और जो उनके विज्ञापन को देखते हैं उनका भी वही हाल है। जब तक इन गद्दारों का पूर्ण रूप से बहिष्कार नहीं होगा, इनके जो है हौसले बंद नहीं होंगे। देशभक्ति का तकाजा यह है कि इन देश के गद्दारों का कि जड़ काटी जाए, पूर्ण इनका बहिष्कार हो, तब जाकर के कुछ इनके हौसले पस्त होंगे। और जावेद अख्तर अकेला थोड़ी है, बॉलीवुड में जावेद अख्तर अकेला नहीं है, वो शाहरुख भी है। शाहरुख का बिल्कुल जो है वो प्रमाणित हो चुका है कि वो टानिया शाही के साथ इसका कोई व्यापारिक गठजोड़ है। टानिया शाही जो है माने विदेशों में भारत विरोधी हमेशा आयोजन करवाता रहता है पाकिस्तान के पक्ष में, टानिया शाही जो है। तो ये सब भारत विरोधी हैं। कौन? शाहरुख। वही हाल जो है आमिर खान का भी है। वही हाल जो है वो नासिरुद्दीन शाह का। अब नासिरुद्दीन शाह ने तालिबान के समय में क्या वक्तव्य दिया कि घुमा फिरा कर या फिर उसी पर आ गए। लेकिन ये सब खतरनाक है। और सब उतने ही नहीं बल्कि और भी हैं। विनोद कश्यप, स्वरा भास्कर और दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, महेश भट्ट,
ये सब घोर भारत विरोधी देश के गद्दार किस्म के हैं। ये सब श्री मोदी जी के तत्वाधान में पल रहे हैं, फल फूल रहे हैं और उनके हौसले बढ़े हुए हैं। इनकी पिक्चरें चल रही हैं। यही नहीं, इनके फैन हैं। बताइए, गद्दार शाहरुख के फैन होने का क्या मतलब होता है? तो जिस प्रकार गद्दार इसके शाहरुख के फैन, गद्दार आमिर खान के फैन, जावेद अख्तर के फैन या अनुभव, यही तो रोना है। जिनका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाना चाहिए, उसके भी फैन आते हैं और उनकी पिक्चरें दिखाई जाती है टेलीविजन पर और वो सिनेमा घरों में। उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार नहीं होता है। तो यही तो दुखड़े की जड़ है, यही तो रोना है कि इनकी सभी फिल्मों का, सभी विज्ञापन का वो विज्ञापन कंपनियां इनका बहिष्कार करें, फिल्म बनाने वाले इसका बहिष्कार करें, देखने वाले भी इसका बहिष्कार करें और इन सबों के मुंह पर कालिख पोते हैं, तब जाकर के इनके कुछ हौसले पस्त होंगे। चाहे वो शाहरुख हो, चाहे आमिर खान हो, चाहे नासिरुद्दीन शाह हो, चाहे वो जावेद अख्तर हो, चाहे वो सलमान आजमी हो, चाहे ये हो, चाहे महेश भट्ट हो, चाहे वो अनिल कपूर हो, चाहे वो विनोद कश्यप हो, चाहे वो दीपिका पडुकोण हो, इनके मुंह पर जो है कालिख पोते जाना चाहिए। हाँ, बजाय कि जो है इनकी फिल्में चल रही हैं, लोग देख रहे हैं, इनके फैन हैं, इनके विज्ञापन चलते हैं, विज्ञापन कंपनियां इनसे जो है वो विज्ञापन करवाती हैं। तो चारों ओर से जब इनका बहिष्कार होगा तब जाकर के इनके हौसले पस्त होंगे। तो बताया जा रहा था कि जो कन्हैया कुमार जिसने नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े, और ये विषय बहुत बड़ा है, ऐसी बात नहीं है, ये यूट्यूब के माध्यम से कवर हो जाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये देश के साथ गद्दारी करने वालों की पूरी एक लंबी सूची है और ये सारा जो राष्ट्रवाद का दम्भ भरने वाले और अपने को राष्ट्रवादी और देशभक्त कहलाने वाले मोदी जी की व्यवस्था में उनके साथ से हो रहा है। ये देखने वाली बात, पूरी जनता इनको, हमारे देश की पूरी जनता इनको समझे कि ये राष्ट्रवाद के नाम पर या राष्ट्रवाद या देशभक्ति के नाम पर कलंक है, अभिशाप है। इसको समझने की आवश्यकता है। जरा बताइए ना कि भाई कि जब खुलेआम और सशक्त भारत के वातावरण में खुलेआम, वो भी जेएनयू जैसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रांगण से खुलेआम कोई कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। ये पिछले एपिसोडों के माध्यम से भी बताया गया था। ये हमारे देश की संप्रभुता या सार्वभौमिकता या सॉवरेनिटी पर सीधा हमला है। और जब भी हमारे मुल्क की संप्रभुता पर या सार्वभौमिकता पर या उसकी सॉवरेनिटी पर सीधा हमला होता है, ऐसे तत्वों को सेना ही डील करती है, हम जो हमारी फौज है वो डील करती है और 1 मिनट में उसका निपटारा कर देती है। और इसी की जरूरत थी कि ये कन्हैया कुमार को और उनके जितने भी साथी थे, अनिर्बान भट्टाचार्य, सौरभ भास्कर, उमर खालिद, सबको बांध करके जो है वो सेना के हवाले करना था। मोदी जी आपने नहीं किया, उसी का खामियाजा ये देश भुगत रहा है। इसके बाद तो हाँ, इस मामले में अच्छा किया कि और देश के गद्दार ये खुल के सामने आ गए, वो सामने आ गए, वो भी बेनकाब हो गए। ये अवसर आपने वो जरूर दे दिया, वो अवसर आपने
जावेद अख्तर को भी दे दिया, समाना आदमी को भी आपने दे दिया, इन कम्युनिस्टों को भी दे दिया, और ये जो है वो अवसर आपने जो है राहुल गांधी को भी दे दिया। कम्युनिस्टों में जो डी राजा है और सीताराम येचुरी है, केजरीवाल, इन सारे गद्दारों को भी आपने मौका दे दिया जो है उस गद्दार कन्हैया कुमार का समर्थन करके देश के खिलाफ गद्दारी करने का। ये आप तो आपने उनको भी दे दिया अवसर। अब इसको आप मैंने देश हित में मैंने किस रूप में आप समझते हैं, ये आपके ऊपर है निर्भर। और देश के साथ गद्दारी करने वालों का तांता यही नहीं रुका, आगे देखिए। और ये बात बताई गई है, देखिए ये बात पिछले कुछ एपिसोड में बताई गई है, लेकिन विषय इतना गंभीर है, जब भी ये इसका संदर्भ आएगा, बगैर उसको कहे जो है यानी मन नहीं मानता है, और वो चीज़ पूरी नहीं होती, और बार बार जो है वो बताना पड़ेगा, तो वो तांता नहीं रुकता है। तो ये न्यूज़ 18 इंडिया का एक एंकर है किशोर अजवानी, जो कि रात के 9 बजे 100 बात की एक बात कार्यक्रम लेके आता है न्यूज़ 18 इंडिया पर। उसने इस गद्दार कन्हैया कुमार से टॉक शो चलवाया। कौन? वो गद्दार किशोर अजवानी एंकर ने। किसका एंकर? न्यूज़ 18 इंडिया का। और न्यूज़ 18 इंडिया जो है वो किसका चैनल है? मुकेश अंबानी का चैनल है। तो अब देखिए टॉक शो चलवाया। इस टॉक शो को जिसमें कि वो मैंने उस गद्दार कन्हैया कुमार के साथ जो टॉक शो चला, उसको भी सुनने वाले देखने वाले कुछ लोग थे। तो देश के साथ गद्दारी का आलम यह है कि उसके द्वारा चलाए हुए टॉक शो को उसमें भी देखने वाले और बाद में भी देखने वाले। यही तो रोना है कि देश के खिलाफ गद्दारी के प्रति जो है संवेदना नाम की कोई चीज ही नहीं है। यदि उसके टॉक शो पर ही जो है काफी रोष होता, आंदोलन होता, विरोध होता, तो इनकी तो और जो है न्यूज़ 18 इंडिया को बंद किया जाता, भारत सरकार बंद करती, तब न जाकर के ऐसे देश के घोर गद्दारों का हौसला पस्त होता। जब इन देश के दुश्मनों का कुछ किया ही नहीं जाएगा, तो इनका हौसला जो है वो कम कैसे होगा, पस्त कैसे होगा? ये तो है। तो जब उसने टॉक शो चलवाया तो उसमें भी जो मैंने जिसमें मैंने ये उसको मैंने पिक्चराइज किया गया जो भी है, तो उसमें भी ऑडियंस सुन रही थी। बाद में जो है जब उसको टेलीविजन पर दिखाया गया तब लोग उसको देखते रहे। जब तक पूर्ण बहिष्कार नहीं होगा और ऐसे चैनलों को ऐसे अच्छा, और इसको निकाला नहीं भी गया, इस किशोर अजवानी को उसे न्यूज़ 18 इंडिया से उसको निकालना भी नहीं गया। बल्कि जो पिछले एपिसोड में ये कहा भी गया था कि भाई मुकेश अंबानी महोदय इस गद्दार किशोर अजवानी को निकालिए, और शायद इसकी प्रतिध्वनि, इस वीडियो की प्रतिध्वनि जो है मुकेश अंबानी महोदय के पास वो जरूर पहुंचती होगी। अब मुकेश अंबानी आप इस मुगालते में मत रहिए, आपसे सामना होगा। गद्दारों को पालना देश के खिलाफ गद्दारी है, अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी। और आपने इस गद्दार जो है वो किशोर अजवानी को हमने निकाला नहीं। इसने उस गद्दार कन्हैया कुमार से, जिसने कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, ये वो नारा लगवाने वाले से इसने जो है टॉक शो चलवाया।
और इसकी गद्दारी का जरा गद्दारी करने की हिम्मत तो जरा देखिए। इस गद्दार किशोर अजवाणी का टॉक शो के दौरान यानी इसकी देश के खिलाफ गद्दारी भी और इसकी मानसिकता को माने देश विरोधी मानसिकता को पढ़ने की आवश्यकता है। ये कह रहा है कि यदि मान लीजिए कि किसी ने यही कह दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे तो इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है? सिर्फ कहने मात्र से टुकड़ा तो हुआ नहीं। जरा देखिए, कोई सरेआम कह रहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे तो किशोर अजवाणी के अनुसार जो है यह कोई अपराध नहीं है। क्यों अपराध नहीं? कि सिर्फ कहने मात्र से देश का टुकड़ा तो हुआ नहीं। भारतीय आवाम ताकत दल को इसी तरह के कम से कम 20 यूट्यूब के माध्यम से उस गद्दार किशोर अजवाणी को कहना पड़ा कि एक गद्दार किशोर अजवाणी, मान लो कि तुम्हारे सामने आकर के कोई सिरफिरा व्यक्ति तुम्हारी माँ और बहन की गाली देने लगे तो क्या उसके इस व्यवहार पर तुमको गुस्सा नहीं आएगा? तुम्हारे दिमाग में उबाल नहीं आएगा? तुम्हारा खून नहीं खौलेगा? जरूर आएगा। तुम्हारा जरूर खून खौलेगा, तुम्हारे मन में जरूर उबाल आएगा। जबकि वो सिरफिरा व्यक्ति जो है, हालांकि हमको इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारी व्यवस्था है कि उसकी मानसिकता को पढ़ने के लिए, जानने के लिए थोड़ा ये बताना जरूरी है और उन शब्दों का इस्तेमाल करना जरूरी है। तो जब वो सिरफिरा व्यक्ति जो है सिर्फ मुंह से आपकी माँ और बहन के विषय में बोल रहा है, वो आपकी माँ और बहन के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको गुस्सा आएगा और आना भी चाहिए। वो जो है स्वाभाविक तौर पर। तो अपनी जो निजी बात हो, व्यक्तिगत बात हो तो एक पैमाना, देश की बात हो तो देश का देश के खिलाफ बोला जाए तो दूसरा पैमाना। यही तो गद्दार होते हैं, देश के यही गद्दार होते हैं। और ये हद और भी पार की गई कि कोई न्यूज़ 18 इंडिया के अलावा एक और जो है टॉक शो इसे कराया गया कन्याकुमारी से, और उस टॉक शो में राष्ट्रवाद पर इस घोर गद्दार कन्याकुमारी से प्रलाप करवाया गया। बताइए, जो कह रहा है कि भारत तेरे टुकड़े हो गए, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जर रहेगी, उससे यानी एक चैनल वाला राष्ट्रवाद पर प्रलाप करवाया और उस प्रलाप को कुछ लोगों ने सुना और वो फिर उसको टेलीविजन पर दिखाया गया और उसकी पराकाष्ठा तो देखिए, उसमें बीजेपी का समित पात्रा भी शामिल था। वो घोर गद्दार कन्हैया के राष्ट्रवाद पर प्रलाप को वो भी सुन रहा था, वो भी शामिल था, बीजेपी का समित पात्रा भी। यहां तक गद्दारी है ये राष्ट्रवादी बीजेपी वालों का। तो बात हो रही थी कि ये कन्हैया मोदी जी ने इसको जो है वो दिल्ली पुलिस को दे दिया चार्जशीट बनाने के लिए। 36 महीने में वो चार्जशीट बनी और उसके बाद ये गद्दार केजरीवाल जिसने कि कन्याकुमारी भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसका समर्थन भी किया था इस गद्दार केजरीवाल ने।
और जब वो चार्जशीट बन के आई 36 महीने में दिल्ली पुलिस के द्वारा, तो उस फाइल को लेकर ही बैठ गया 8 या 9 महीने। ये गद्दार केजरीवाल, यानी सबको गद्दारी का मौका मिला, सबको गद्दारी करने का अवसर दिया ये कायर प्रधानमंत्री मोदी ने। तो वो फाइल लेके बैठ गया और इसके बाद जमानत भी इसी दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत भी दी। और जमानत देते समय वो क्या नाटकीय मैंने वो क्या नाटकीय ढंग से जमानत देने वाले जज ने फिल्म उपकार का वो मेरे देश की धरती वाला का कोई अंतरा है, मेरे देश की धरती गाना है ना वो फिल्म उपकार में, उसी के एक अंतरा का उसमें उसको उसका उदाहरण देते हुए तो वो फिल्मी गाना भी लिख रहा है जज जो है। और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह भारत बर्बादी तक जंग जा रहा है कि उसको वो जमानत भी दे रहा है वो जज जो है। ये हालत है न्यायपालिका का, तो अलग से है रोना। अब तक न्यायपालिका पुलिस विभाग के संयुक्त से सारे अपराधियों की संख्या बढ़ रही है, अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं, राजनीतिक अपराध बढ़ रहे हैं। इन दोनों के रहते हुए, न्यायपालिका के भी रहते हुए और पुलिस विभाग के रहते हुए अब देश के दुश्मनों की भी संख्या बढ़ रही है, देश के साथ गद्दारी करके। लेकिन इसमें न्यायपालिका का अपना दोष नहीं है। मोदी जी ने इसको ऐसे केस को जो कि हमारे देश की संप्रभुता पर, हमारे देश की सॉवरेनिटी और उसके सार्वभौमिकता पर जब सीधा हमला हो रहा है, ये सरेआम जो कहा जाए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, ये हमारे देश की संप्रभुता सॉवरेनिटी पर सीधा हमला था। और उसको और ऐसे तत्वों को सीधे जो है सेना के हवाले ही करना था, जो कि कायर मोदी जी ने नहीं किया। और ऐसा भी नहीं कि मोदी जी को मालूम नहीं है कि यानी हमारे देश पर ऐसा करना जो है वो मैंने इस तरह से कहना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, ऐसा करना जो है हमारे देश की संप्रभुता पर हमला है। इसका ज्ञान नहीं है मोदी जी को, ऐसा भी नहीं है। वो पिछले साल जब लद्दाख पर मैंने चीन के साथ जब तनातनी और युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी, दोनों ओर की सीमाएं जो है वो सीमा पर डटी हुई थी, तो अपनी भारतीय सेना का हौसला बढ़ाने के लिए ये प्रधानमंत्री महोदय मोदी महोदय वो सीमा पर गए थे और उन्होंने यही कहा था कि हमारी सेना ने दुश्मन की सेना को परास्त करके भारत की संप्रभुता की रक्षा की है। बताइए, तो हमारी सेना भी ये बिल्कुल मानती है कि जब भी कोई दुश्मन की सेना हम पर आक्रमण करती है तो वो आक्रमण सेना पर नहीं है, बल्कि हमारे देश की संप्रभुता पर वो हमला होता है, सॉवरेनिटी पर हमला होता है। इसलिए हमारी फौज जो है उस दुश्मन की फौज को उसी सीमा पर ही उसका निपटारा कर देती है। तो मोदी महोदय, राष्ट्रवादी मोदी महोदय या नकली राष्ट्रवादी मोदी महोदय जो भी हैं, आपको भी इनको कन्याकुमारी गैंग को जिसने नारा लगवाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसको सेना के हवाले करना था, लेकिन आपने नहीं किया।
ये उस हवाले न करना भी जो है, और न करके आपने अदालती वो प्रक्रिया मिटा दिया। इसलिए तो वो अदालत या उच्च न्यायालय के जज जो है उसमें फिल्मी गाना भी लिख रहा है और उसको जमानत भी दे रहा है। तो ये सारा कुछ जो है देश के खिलाफ गद्दारी का ये नमूना है मोदी जी का। इसीलिए सभी को जो है गद्दारी करने का मौका मिला। और एक गंभीर बात कि बहुत ही गंभीर है, ये कम्युनिस्ट वाले जो है ये सत्ता पर काबिज, भारत में सत्ता पर काबिज होने के लिए ये राजनीति नहीं चलाते हैं। इनके 2 MLA 4 MLA एक आध राज्य सरकार भी बन जाए तो कोई बात नहीं है। ये भारत का जो शासन प्रशासन का जो वो माने जो बैकबोन है उसमें कैंसर की तरह जो है ये यानी कम्युनिस्ट माइंडेड लोगों को घुसाना चाहते हैं। GNU के प्रोडक्ट जो है काफ़ी सिविल सर्विसेज में जाते हैं। एक द हिंदू अखबार है, वो नाम रखा है द हिंदू। कितने लोग जो है वो हिंदू के नाम सुनते ही जो हिंदू आस्था वाले भारतीय भाई बहन है उसको समझते हैं ये तो पवित्र गाय है, हाली का हुआ, वो क्या कर रहा है, उधर से अपना नजर ही फेर लेते हैं कि वो कर क्या रहा है। लेकिन कम्युनिस्टों का पेपर है चीन के पक्ष में जो है वो माहौल बनाता है, भारत को हमेशा जो है वो नीचा दिखाता है और हर बात में जो है वो भारत को ही दोषी बनाता है। चीन को उसे बेहतर करता है, वो बेहतर दिखाता है। और ऐसा जो अखबार जो है वो IAS की तैयारी के लिए अच्छे वो सामग्री लाता है। और कोई दिन शायद थर्सडे को या गुरुवार को तो वो IAS वालों का बहुत चाहता पेपर हो गया द हिंदू है, वो देश का गद्दार पेपर है। अब तो जो द हिंदू पढ़ेगा और उसी को पढ़ करके वही मानसिकता वो विकसित करके अपने अंदर, और जब वो सेलेक्ट होगा IAS बनेगा, सेक्रेटरी बनेगा, तो ये सबसे बड़ा कैंसर है। और ये कैंसर और भी गंभीर हो गया है कि जो IAS की तैयारी करने वाले जो संस्थाओं के जो चलाने वाले हैं वो भी मैंने आप बड़े ध्यान से देखेंगे, बड़े साधारण ढंग से चीन की बातों को आगे बढ़ा। हालांकि कुछ बातें ऐसे लोग जो है कुछ बातें वो भारत के पक्ष में भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, ताकि वो सीधे रूप में वो पकड़े न जाए। तो 2-3 का नाम आपको हम बता रहे हैं जो कि IAS की तैयारी कराने वाले वो संस्थाएं हैं। एक है हरिमोहन, IAS हरिमोहन, उसको आप सुनेंगे तो आप पकड़ नहीं पाएंगे। वो द्वेष बातें जो भारत के भी पक्ष में बोलेगा, लेकिन अंत में जो है घुमाते वो चीन को हमेशा जो है ऊपर रखता है वो हरिमोहन जो है। दूसरा जो है एक जो है वो अंकित अवस्थी नया निकला है। और एक तीसरा है वो विकास दिव्यकीर्ति, ये सब चला रहा है। बताइए जिस तरह की मानसिकता ये विकसित करेंगे चीन के पक्ष में, और निश्चित है चीन के पास पैसे की कमी नहीं है। उसने भारत के अंदर से कमजोर करने के लिए भारत के शासन प्रशासन की जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, मेरुदंड है, उसमें उसके समर्थक लोगों को कैंसर के रूप में भेजने के लिए वो जो है जो IAS की जो तैयारी करवाते हैं, इस तरह से जो संस्था चलाते हैं, उन्हीं को चीन ने खरीद लिया है।
और ऐसे लोगों को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। वो 2-4 बातें भारत की बोलेंगे, फिर इस बार वो लग जाएंगे चीन के वो उसमें। तो खास करके ये 3 नाम जो है, हरिमोहन, IAS हरिमोहन, और ये अंकित अवस्थी और ये विकास देवीकीर्ति। अब हम नहीं समझते कि वो जो पटना वाला वो खान भी है कि नहीं है, लेकिन ये 3 तो हैं ही। तो इसको भी हमारे लोग इससे सावधान रहें। यदि IAS बनना है तो अपने बूते बनिए। इस मौके के जितने भी, और खास करके ये संदेश भी है, निवेदन भी है, सलाह भी है भारतीय अवाम ताकत दल की कि अपने बूते पढ़ना है और अभी बाजार में तमाम मटेरियल है, मेहनत करिए, लेकिन इनके झांसे में मत आइए। ये चीन के पैसे पर बिके हुए सब हैं, और जो है भारत को अंदर से कमजोर करने के लिए इस तरह की साजिश जो है वो कर रहे हैं। तो ये भी एक खतरा है। तो एक महत्वपूर्ण बात बतानी थी कि अब जैसे मैं बता रहा हूँ, अंडमान निकोबार बहुत ही वो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और कम से कम जो हमारा जो नौसैनिक अड्डा है उसी के आसपास जो हमारा, और वो पूरे हिंद महासागर में अपना वर्चस्व और निगरानी के लिए बहुत ज़रूरी है जो हमारा जो नौसैनिक जो है, नौसेना का जो तंत्र वहाँ पर जो बनाया गया भारत का, वो अंडमान निकोबार के आसपास। तो उसी अंडमान निकोबार के आसपास एक द्वीप था, कोको द्वीप। ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने उस कोको द्वीप को बर्मा को दे दिया, और जानबूझ के दिया कि किसी न किसी दिन ये कोको द्वीप जो है चीन इससे ले लेगा। चीन को देने के लिए ही गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने अंडमान निकोबार के पास जो कोको द्वीप था वो बर्मा को दे दिया, और फिर बर्मा से ये चीन ने ले लिया। वही अब अंडमान के बिल्कुल करीब में चीन आकर के हिंद महासागर में या बंगाल की खाड़ी में अपना वो नौसैनिक अड्डा वो बना रहा है। भारत की सुरक्षा के लिए बहुत वो खतरा बना हुआ है, और हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए तो खैर है ही। तो जिस हिंद महासागर में यानी भारतीय नौसेना का बिल्कुल दबदबा था, और एकाधिकार और जो है और एक क्षेत्र उसका वो आधिपत्य था, उस आधिपत्य को चुनौती देने के लिए ये चीन जो है उसी कोको द्वीप पर जो है आकर के वो खड़ा हुआ है। तो चीन को, अपने दुश्मन चीन को हर तरह से भारत के खिलाफ मजबूत करने के हमेशा ये गद्दारी करता रहा है। गद्दार जो है वो जवाहरलाल नेहरू, जबकि वो कोको द्वीप जो है वो अंडमान निकोबार का ही एक भाग था, उसके करीब में ही है। तो इसको भी इसमें समझने की आवश्यकता है कि किस कदर का ये गद्दार रहा है अपना गद्दार जो है जवाहरलाल नेहरू, और इसकी भारत के खिलाफ गद्दारियों की जो है लंबी कई फहरिस्तें हैं, जिसका वर्णन किया जाए तो कम से कम वो माने कई दिन लग जाएंगे इसकी गद्दारी का वर्णन करने के लिए। तो वो जो है ये जो है वो अंकित अवस्थी जो IAS का जो तैयारी करवाता है, उसने यहाँ तक तो बताया कि चीन आके बैठ गया है, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि ये जो है गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने वो कोको द्वीप जो है वो बर्मा को दिया था, और बर्मा के जरिए उसने ले लिया चीन को। ऐसे होते हैं, और तमाम चीज वो चीन की बड़ाई कर रहा था अंकित अवस्थी। खैर, तो इन्हीं और ये चीज़ें बहुत गंभीर हैं जो बताया गया है। IAS की जो तैयारी कर रहे हैं, और वास्तव में हमारी संस्थाओं में प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। IAS में
कम्युनिस्ट माइंडेड लोग जो है वो बिल्कुल घुसे हुए हैं और वो इस देश के लिए अभिशप्त वो बन गए हैं। और वही हाल जो है उच्च न्यायपालिका में भी है। वो जेएनपीसी के तत्व और इन कम्युनिस्टों के तत्व, वामपंथियों के तत्व जो है इसे जो हमारा उच्च न्यायपालिका, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसमें घुसे हुए। और जब से ये कॉलेजियम सिस्टम आया है तब से उच्च न्याय जो है उच्च न्यायपालिका में मतलब हायर जुडिशियरी, मतलब हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में वही उन्हीं तत्वों के, माने जिन विशिष्ट तत्वों के और वामपंथियों के ही अंडे बच्चे चले जा रहे हैं, उनका तांता लगा हुआ है। ये भी बहुत बड़ा अभिशाप। तो हमारी संस्थाएं, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, इनका निर्माण जो है एज ए इंस्टीट्यूशन बहुत बेहतरीन है, लेकिन खतरा हो गया है किस तरह के तत्व उसमें भर गए हैं। उसमें ये एक बहुत गंभीर विषय है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।